और आज इंडिया 360 में हम आपको बताएंगे 4 बड़ी खबरें। तो आज किन खबरों पर रहेगी नजर, किनका होगा 360 डिग्री एनालिसिस, जरा ये भी देख लीजिए। सबसे पहले बात हम करेंगे यूएन महासभा की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर का पंच। बताएंगे इस मंच से क्या संदेश दिया है एस जयशंकर ने। इसके बाद बताएंगे मूडीज ने आधार पर निराधार बयान देकर क्यों बिगाड़ा भारत का मूड, और बताएंगे भारतीय छात्रों के लिए क्यों खुल रहे हैं अमेरिका के दरवाजे, इस बार बम्पर बटे स्टूडेंट वीजा। और डीमैट पर नॉमिनेशन की टेंशन पर जो ब्रेक लगा है उसका भी होगा 360 डिग्री एनालिसिस। तो ये हैं आज 360 डिग्री एनालिसिस वाली 4 बड़ी खबरें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। विदेश मंत्री ने कहा कि वो दिन खत्म हो गए, वो दिन गए जब कुछ देश एजेंडा तय करते थे और दूसरों को उसके अनुरूप चलने के लिए कहते थे। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया में गैर बराबरी की स्थिति है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि राजनीति के लिए आतंकवाद बढ़ाना गलत है। तो कहीं ना कहीं इशारों में कनाडा की तरफ उन्होंने एक बड़ा संदेश देते हुए साफ कह दिया कि संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, और अगर आतंकवाद को शह सिर्फ इस बात पर दी जाती है कि वो राजनीति के लिए दी जाए तो वो मंजूर नहीं है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से भारत की तरफ से दुनिया को 2 टूक संदेश दिया, बिना नाम लिए। कनाडा की तरफ संभवतः उनका इशारा यही था कि राजनीति के लिए आतंकवाद को शह देना ठीक नहीं, और भारत अपनी जिम्मेदारियां समझता है तो साथ ही साथ यह भी जानता है कि संप्रभुता की रक्षा किस तरह से की जाती है। तो यह था एस जयशंकर का बयान, आइए सुनते हैं। A few nations who shape the agenda and seek to define the norms. This cannot go on indefinitely, nor will it go unchallenged. A fair, equitable, and democratic order will surely emerge once we all put our minds to it. And for a start, that means ensuring that rule makers do not subjugate rule takers. After all, rules will work only when they apply equally to all. Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. तो पूरी दुनिया को एक तरह से मेरे साथ मेरे सहयोगी अमरीश भी जुड़ चुके हैं। अमरीश, पूरी दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि वो दिन गए जब कोई एक देश जो है या एक ग्रुप खास तौर से अपना एजेंडा तय करता था, उसको सामने रखता था और दुनिया को बोलता था कि भैया आप इसको फॉलो कीजिए। अब भारत उभरती हुई शक्ति है, पहले इस पर, बाद में मैं कनाडा पर आऊंगा। दुनिया को यहां से क्या संदेश गया? देखिए, अगर भाषण की शुरुआत आप देखें तो उन्होंने कहा था नमस्ते फ्रॉम भारत, यानी कि भारत की तरफ से नमस्कार। और भाषण का जो अंत है वो इस बात से हुआ कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत की जो परंपरा है, भारत का जो मूल है, वो सबको एक साथ लेकर चलने का है। इस बात को वहां से मंच से स्पष्ट किया है। साथ साथ ये भी बताया कि जिस तरह से कुछ एक देश पहले तय करते थे एजेंडा, अब वो चीजें नहीं होंगी। अब भारत को अपनी ताकत का, अब भारत जिस तरह से दुनिया को लेकर चलने का दुनिया को लेकर साथ चल रहा है, इस नाते अब दुनिया की और भारत की दोनों की जिम्मेदारी है कि इन सभी मंचों पर जहां से दुनिया की आवाज आ सकती है, भारत उन सभी राष्ट्रों की तरफ से आवाज उठाए और उस एजेंडा चलाने वाले कुछ देशों की बातों को सिरे से नकारने का अब समय आ चुका है। तो दोनों बातें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कही गई हैं कि किसी भी देश की संप्रभुता का, किसी भी देश के सम्मान का पूरी तरीके से आदर होना चाहिए, और सिर्फ कुछ फायदों के लिए, चाहे वो राजनीतिक फायदा हो या फिर टेरिटोरियल कोई फायदा हो, इसके लिए किसी भी तरीके का उल्लंघन अब नहीं संभव हो सकेगा। क्योंकि जो चीजें चली आ रही थी, जरूरी नहीं कि वो लगातार चलती जाएं। इसका साफ मतलब ये है कि उन सभी सिस्टम्स को बदलने का समय आ गया है।
क्योंकि अब दुनिया के सभी देशों को ये पता चल चुका है कि उनकी शक्ति क्या है, उनकी जरूरत क्या है। और अब वो समय है जब दुनिया के सभी देशों को ये मालूम होना चाहिए कि बिना एक दूसरे की मदद के, बिना एक दूसरे की सहायता के, बिना एक दूसरे को साथ लिए कोई विकास नहीं कर सकता है। तो दो टूक शब्दों में भारत के विदेश मंत्री ने यूएनजीए को, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की महासभा को साफ तौर पे कहा है कि भारत अब उन सभी देशों की आवाज बन चुका है। अब दुनिया में जो गैर बराबरी है उसको कहीं जगह नहीं मिलने वाली है। सबको बराबर का मौका, बराबर का दर्जा देने का समय आ चुका है। ये भी बताया पूरी दुनिया को कि गैर बराबरी अभी भी है, जिसको भारत या उसको फिल करने की जो कोशिशें हो रही हैं, स्वाभाविक रूप से उस पर दुनिया की नजर। लेकिन बड़ा विचित्र माहौल है अमरीश। पहले जब यूएन महासभा में हमारा कोई नेता जाता था तो हम ये कहते थे कि भाई चीन को क्या संदेश गया, पाकिस्तान को क्या संदेश गया। ये पहली मर्तबा है जो कनाडा की तरफ सबका नजर था कि भाई कनाडा को यहां से क्या संदेश गया होगा। तो बिना नाम लिए जयशंकर ने कनाडा की तरफ क्या कहा, क्या फेंकी बात? देखिए दीपक, जिस तरह का ये मंच है, उस मंच से भारत की पूरी बात को स्पष्ट तौर पे कहना और बेहद सधे हुए लहजे से कहना, ये जयशंकर ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दुनिया के सामने रखा है। जहां तक टेरिटोरियल सीमाओं की बात थी, तो ये साफ संदेश था उन सभी देशों को जो भारत में कहीं भी सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं, यानी कि चीन और पाकिस्तान को संदेश था। इसके अलावा आतंकवाद को समर्थन की बात थी, वो साफ तौर पे इशारा था कनाडा को और पाकिस्तान को। यानी कि बिना किसी का नाम लिए भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए जो खतरे हैं, या फिर किसी देश को बचाने के लिए, किसी देश की अस्मिता को बचाने के लिए जो खतरे हैं, उनको स्पष्ट तौर पे दुनिया के सामने रखा है और कहा है कि अगर ऐसा चलता रहा तो भारत को अपनी बात बताने के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए, अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए किसी भी कीमत के लिए, किसी भी एक्शन के लिए तैयार है। वो इस बात के लिए कैपेबल है कि वो कर सकता है। लेकिन हम जिस भारत से आते हैं वो भारत पहले एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाला भारत था, यानी कि गुट निरपेक्ष भारत था। अब वही भारत एक विश्व मित्र भारत बन गया है। तो विश्व मित्र भारत ये दुनिया से ये आग्रह करता है कि इन सभी चीजों की जो बाकी दुनिया में चल रही हैं, अगर उनका पॉलिटिकल फायदा नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ उस पॉलिटिकल फायदे के उसका इस्तेमाल नहीं करें, तो दुनिया एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकती है। तो विश्व मित्र का संदेश एक बार फिर इन कंटिन्यूएशन टू G20 का जो बैठक थी, उसमें विश्व मित्र की छवि बनकर उभरने की हमारी कोशिश थी, हमारी पोजीशनिंग थी, और उसमें हम कामयाब भी हुए। अब उसी की कंटिन्यूएशन में यूएन महासभा के मंच से भी भारत ने अपने विश्व मित्र होने की बात दुनिया के कान में कही है और दो टूक कहा है कि जो हमारी तरफ हमारी संप्रभुता को छिन्न भिन्न करने की लिए कोशिशें करेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। सिर्फ राजनीति के लिए आतंकवाद को प्रश्रय देना, उसको बढ़ावा देना, ये ठीक नहीं, और भारत अपनी बात रखना बखूबी अब जानता है। तो वही अंदाज जयशंकर साहब का, वही सधा हुआ अंदाज भारत का भी, और अब देखते हैं कि दुनिया इसको किस तरह से लेती है। शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। आइए फटाफट से अब शुरुआत करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी से। 21 सितंबर को मूडीज का एक लेख और भारत का मूड खराब। अब सरकार की तरफ से मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस की उस लेख कहें या उस रिपोर्ट को कहें, उसे खारिज कर दिया गया है। इसमें दावा किया गया था कि भारत के आधार कार्ड की विश्वसनीयता पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि आधार में गोपनीयता संबंधी चिंताएं हैं, और इसके बाद भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने मूडीज की रिपोर्ट पर भरपूर पलटवार किया। मूडीज की तरफ से ये जो 21 सितंबर को जारी रिपोर्ट थी, उसे आधे अधूरे ज्ञान के साथ जो पेश किया गया था, उस रिपोर्ट को तैयार करने वाली टीम या व्यक्ति या जो भी है, उनकी बुद्धि पर ही भारत ने सवाल उठा दिए। जिस आधार की तारीफ पूरी दुनिया कर रही हो, जिस आधार ने भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से फाइनेंशियल इंक्लूजन की आधारशिला रखी हो, उस आधार पर सवाल उठाकर मूडीज ने देश का मूड खराब कर दिया। मूडीज की तरफ से 21 सितंबर को जारी एक रिपोर्ट में आधार की विश्वसनीयता पर संदेह जाहिर किया गया।
रिपोर्ट में कहा गया कि आधार सिस्टम में खामियां हैं और बायोमेट्रिक विश्वसनीयता से जुड़ी चिंताएं हैं। इन खामियों के कारण इसका बायोमेट्रिक हर जगह काम नहीं करता, खासकर ऐसी जगह जहां मौसम गर्म रहता है। कई बार इसमें सेवा से इनकार यानी सर्विस डिनायल की भी दिक्कतें आती हैं। मूडीज की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बायोमेट्रिक सिस्टम के कारण भारत में मजदूरों को सेवा से वंचित कर दिया जाता है। इसके लिए मनरेगा का संदर्भ भी दिया गया। इसके अलावा रिपोर्ट में भारत में केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली डिजिटल आईडीज के दुरुपयोग होने की आशंका भी जाहिर की गई। मूडीज के इन तमाम आरोपों को खारिज करने में सरकार ने रत्ती भर भी देर न लगाई। केंद्र सरकार की आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में आरोपों को बेबुनियाद बताया गया। सरकार ने दो टूक कहा कि आधार को लेकर जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें बिना किसी सबूत के आधार पर दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में किसी तरह के डेटा या रिसर्च का कोई हवाला नहीं दिया गया है। तथ्यों का पता लगाने का प्रयास भी नहीं किया गया। यहाँ तक कि आधार की संख्या की जानकारी भी गलत दी गई है। मूडीज की रिपोर्ट में अब तक जारी आधार की संख्या 1.2 बिलियन बताई गई, जो गलत है। सरकार ने कहा कि रिपोर्ट लिखने वाले को यह भी नहीं पता कि मनरेगा में श्रमिकों की मजदूरी का पैसा सीधा उनके अकाउंट में आता है। यानी मूडीज की रिपोर्ट में डेटा और रिसर्च के बिना रेफरेंस के ही आधार की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए गए। सरकार की तरफ से इसीलिए कहा गया कि आज तक आधार डेटाबेस में किसी तरह की खामी नहीं पाई गई है। सरकार ने कहा कि पिछले एक दशक में 1 अरब से ज्यादा भारतीयों ने प्रमाणिकता के लिए 100 अरब से ज्यादा मामलों में आधार कार्ड का इस्तेमाल किया है। यानी लोग आधार पर पूरा भरोसा करते हैं और इसीलिए ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे मजबूत और विश्वसनीय डिजिटल आईडी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अमित दुबे, जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मूडीज ने ये सवाल उठाए हों। सीएजी ने भी 2022 में कुछ खामियों की ओर इशारा किया था। डेटा मैचिंग इशू था, ऑथेंटिकेशन एरर्स थे, कुछ आर्काइव जो डिफिशिएंसीज हैं उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया था। लेकिन ये ज्यादा सीएजी ने जो खामियां उजागर की थी ये एक अच्छे पर्सपेक्टिव में, सकारात्मक अंदाज में थी कि आप इनको दुरुस्त कीजिए। अब इस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी इस तरह से विश्वसनीयता पर अगर प्रश्न उठाती है तो आपको जो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है अमित जी, क्या वो पर्याप्त लगता है? बिल्कुल दीपक जी, पहले तो आई वाज शॉक। मुझे बड़ा धक्का लगा कि मूडीज जैसी क्रेडिबल एजेंसी इस तरह के एलिगेशन लगा रही है, वो भी बिना किसी एविडेंस के। यदि आप उनकी रिपोर्ट देखें तो जैसा कि सरकार ने कहा है, कई सारे तथ्य उनके गलत हैं और उनकी खुद की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं है। सिक्योरिटी को लेकर आधार पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। मैं उसको कई बार काउंटर भी किया। इवॉल्व भी हुआ सिस्टम। मैं नहीं कहता कि आधार डे 1 से सिक्योर था, कई सारे उसमें खामियां थी। हमने कितनी बार शोज किए हैं आपस में और उनको बेहतर करने की दिशा में लगातार चर्चाएं होती रही हैं देश में। बिल्कुल प्रयास होते रहे, तो उसको लेकर मैं हमेशा से थोड़ा सा मुखर रहा हूँ। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है या जो उसकी एफिशिएंसी है, उसको लेकर मैंने कभी कोई उस पर डाउट नहीं किया, क्योंकि जो डेटा कह रहा है, आपको भी पता है कि अभी G20 समिट में जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, उसमें आधार की इतनी तारीफ की कि बिकॉज ऑफ आधार एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट भारत कहीं आगे निकल गया है, दुनिया से बहुत आगे है। सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज्यादा हो गया है, जिन लोगों के खातों में डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं, जो राशन कार्ड है, हमारे करीब 75 करोड़ लोगों के राशन कार्ड लिंक है आधार से, तो उनको सीधे सीधे सब्सिडीज जाती है। तो ये सारा डेटा अपने आप में बहुत कुछ कहता है, और ये यदि उस स्केल पे हम कर पा रहे हैं, दुनिया में इतना बड़ा कोई दूसरा डेटाबेस नहीं। और यदि वो हम कर पा रहे हैं, चाहे वो फिर वो हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपना सक्सेसफुली रन किया हो, या जो उससे पहले जो हेल्थ केयर दूसरी सर्विसेज हैं इंटीग्रेट किए, जैसे जो वो आरोग्य जो उनका इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह मिलता है, ये सारी चीजें इसीलिए हो पाई क्योंकि हमारे पास एक स्टेबल आधार सिस्टम है जिसको कि लेकर ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है। हर साल 1375 करोड़ से ज्यादा के करीब ऑथेंटिकेशन हो ही रहे लगातार। तो ये जो डेटा है वो अपने आप में क्रेडिबिलिटी क्रिएट करता है, और कई सारे देश हैं जो हमसे इस तरह की सर्विसेज लेना चाहते हैं, वो इस डुप्लीकेट करना चाहते हैं। उनको भरोसा है कि यदि भारत कर सकता है और इस स्केल पे कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। अब पूरी दुनिया में इस बात का मंथन चल रहा है। बिल्कुल अमित जी, आप बने रहिए। अच्छा हुआ आपने इस बात का जिक्र कर दिया। अब हम आपको, अपने दर्शकों को एक वो रिपोर्ट दिखाते हैं कि दुनिया किस तरह से आधार को हाथों हाथ ले रही है, आधार की तारीफ कर रही है, आधार पर
जो भारत ने अचीवमेंट्स किए हैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। जरा ये दिखाते हैं पूरी दुनिया का भारतीय आधार पर भरोसा और विश्वसनीयता किस कदर बढ़ी है। आधार ने भारत में तकनीक के जरिए पहचान ही नहीं समूचे फाइनेंशियल इंक्लूजन की तस्वीर ही बदल डाली। आज आधार भारतीय नागरिक की व्यक्तिगत आइडेंटिटी ही नहीं बल्कि उसका फाइनेंशियल एड्रेस भी बन चुका है। देश ने वो दौर भी देखा था जब बैंक में खाता खुलाने के लिए भी गारंटी देनी पड़ती थी। सीधे खाते में पैसे तो दूर की कौड़ी थे, लेकिन आधार ने बिना बैंक अकाउंट, IFSC कोड और बैंक ब्रांच की जानकारी के खाते में पैसे जमा होने की सहूलियत दी है। इकोनॉमिक सर्वे 2023 के मुताबिक आधार सरकार की ओर से सोशल डिलीवरी का सबसे बड़ा जरिया बना हुआ है। इस वक्त 318 केंद्रीय योजनाएं, DBT से जुड़ी 720 राज्य स्तर की योजनाएं आधार अधिनियम 2016 के तहत नोटिफाइड हैं। इन तमाम योजनाओं के तहत आधार वित्तीय सेवाओं, सब्सिडीज और दूसरे बेनिफिट्स को सही लोगों तक पहुंचाने का एक मजबूत पुल बना हुआ है। और अपनी इन्हीं खूबियों के कारण आधार पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों और वित्तीय जानकारों का फेवरेट बना हुआ है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल माइकल रोमर भारत के आधार योजना के फैन हैं। उन्होंने इसे दुनिया भर में लागू करने की वकालत भी की है। उनके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने आधार की कई मंचों पर खुलकर तारीफ की है। गेट्स ने कोविड के दौरान और उसके अलावा भी वित्तीय समावेशन के लिए आधार को सबसे शानदार निवेश बताया था। हाल ही में हुए G20 से पहले वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की जमकर तारीफ की। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आधार समेत भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने सिर्फ 6 सालों में ही वो उपलब्धि हासिल कर ली जिसे पूरा करने में लगभग 50 साल लग जाते। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत के डिजिटलीकरण और आधार की तारीफ करते हुए कहा था कि भारत के डिजिटलीकरण ने विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। और यही नहीं, JP मॉर्गन के CEO जेमी डिमॉन ने आधार को आम आदमी की पहचान तो कहा ही, साथ ही इसे भारत की ग्रोथ बढ़ाने वाले अहम कारकों में से एक बताया। यानी कुल मिलाकर पूरी दुनिया आधार को भारत में डिजिटल क्रांति का बड़ा स्तंभ मानती है। और यही वजह है कि कई देश अपने यहाँ भी आधार जैसी तकनीक लागू करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमित जी, ये रिपोर्ट हमने जो तैयार किया, मेरे को इसको दोबारा सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कहीं हमने ही तो बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया, हमको इसको नजरअंदाज कर देना चाहिए था। वैसे भी वो एक रिपोर्ट सी थी, कुछ ज्यादा इसको वेटेज दे दिया शायद हमने। मूडी एक क्रेडिबल संस्था है और जब भी इस तरह की कोई रिपोर्ट आती है, हाँ, और भी कई सारी जो एजेंसीज हैं ऐसी जो इस तरह की रिपोर्ट देती हैं तो लोग उसको सीरियसली लेते हैं। तो एक ग्लोबल परसेप्शन जरूर बनता है। यदि हम काउंटर नहीं करेंगे तो लोगों को लगेगा कि कुछ उसमें सच्चाई है। मेरे ख्याल से ये जो आप अब रिपोर्ट दिखा रहे हैं उससे उनका जो परसेप्शन बनाने का प्रयास था वो फेल हो जाएगा। हमारा व्यू पॉइंट जानना बहुत जरूरी है और ये हम डेटा के साथ दिखा। उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया। मैं वो भी बात बार बार कह रहा हूँ कि एविडेंस आप कहेंगे कि टेम्परेचर या मॉइस्चर की वजह से ऐसा हो रहा है। अभी उनको ये पता ही नहीं है कि आधार के सर्वर हमारे रखे कहाँ और हम कैसे, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि खुले में रखे जाते हैं कि टेम्परेचर कल के दिन कुछ हो जाएगा तो आधार का जो पेमेंट सिस्टम है वो हिल जाएगा। ऐसा बहुत ही झाकिया लगता है मुझे। ये सारी चीजें बहुत सीरियसली प्लान्ड होती हैं और ये जो डेटा सर्वर्स होते हैं ये हर तरह के ऐसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट काउंटर करने के लिए तैयार किए जाते हैं। ये तो भूकंप भी तैयार कर मतलब को भी झेल, तो ऐसे में सिर्फ मॉइस्चर या उसके बेस पर कोई क्लेम कर देना ये बिल्कुल हास्यास्पद है। और तब जब हम इस स्केल पर बात करें, यदि हम स्केल भी वो बात कर रहे हैं कि यदि सेकंड लेवल पर भी कोई देखेंगे तो वो हमसे बहुत पीछे है। चाइना का भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर डे का आप देख लेंगे तो हमसे आधा है, मतलब हालत यहाँ पहुंच गई। तो हम बहुत आगे जा चुके और एब्सोल्युटली। और जो वर्ल्ड बैंक ने जो ठीक G20 से पहले कहा था, आप सिर्फ आधार ही नहीं अगर बाकी चीजों को भी इसमें अगर समाहित कर दें तो जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है और जिस पेस में किया है, 6 साल का है ये पूरा। 6 साल में हमने वो अचीव कर लिया जो दुनिया 50 साल में नहीं कर पाती। और ये एविडेंट है, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। तो ये अपने आप में बताता है कि भारत ने वो उपलब्धि हासिल की है जो कोई कर नहीं पाता। उसमें अगर आप इस तरह के जो प्रोसीजरल या इवॉल्विंग जो चैलेंजेस हैं जिन पे हमारे यहाँ खुद बात हो रही है, बट उनको आप बड़ा बना के अगर ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको जवाब तो मिलेगा अमित जी। नहीं, और मेरे ख्याल से ये चीज अब कोई छुपी नहीं है। इंडिया स्टैक जो डेवलप किया गया था, आधार ने सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं किया, काफी सारी सर्विसेज में इंटीग्रेट हो गया।
आज की डेट में आप देखेंगे तो चाहे वो डिजिटल आपका डिजी लॉकर है, या आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहां पर भी आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, कई जगह स्ट्रीमलाइन हो गया। तो हर चीज के लिए आधार सर्वर पे एक हिट जाता है। तो आप ये कहें कि सिर्फ डिजिटल ट्रांजेक्शन हम इतने बिलियंस ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं और वो लोड मैनेज कर रहे हैं, वो तो एक छोटी सी चीज है। उसके अलावा भी आधार सर्वर से हर दिन मल्टी मिलियन हिट्स जाते हैं फॉर वेरियस ऑथेंटिकेशन, जो वो एफिशिएंटली करता है। कभी कभी आपने देखा कि एयरपोर्ट पर किसी व्यक्ति को आधार ऑथेंटिकेशन करते समय डिले हो गया हो या उसको दिक्कत हुई, रादर ये ज्यादा प्रमोट किया जाए, या कहीं पर भी यूपीआई में कोई फेल हो गया। तो मेरे ख्याल से ये चीज प्रैक्टिकली लोगों ने एक्सपीरियंस कर ली है कि ये बहुत एफिशिएंट है और उस पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल। आजकल मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि यूपीआई पे इतना भरोसा है कि कोई भी यदि आप चंदा भी किसी को दे रहा हो तो वो कहता है कि आप यूपीआई कर दीजिए। कैश में अब लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको भरोसा है कि ये पैसा अकाउंट में सीधे आ जाएगा और दे कैन मैनेज इट इजीली। ये जो ट्रस्ट भारत सरकार ने बनाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। एब्सोल्युटली, बड़े एब्सोल्युटली। बड़े बैंक उतना ट्रस्ट नहीं बना पाते हैं जो यूपीआई पे आज लोगों को है, जबकि इतनी दिक्कतें आई, फ्रॉड भी हुए, लोग साइबर क्राइम भी होना शुरू हो गया, उसके बावजूद लोगों का भरोसा इंटैक्ट कि नहीं यूपीआई ठीक है और वो यूपीआई यूज हो रहा है और उसका लगातार बढ़ रहा है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हर महीने 10-15% ऊपर चला जाता है। तो ये मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत कहता है, बहुत कुछ कहता है। स्वाभाविक है। और देखिए, चाहे यूपीआई रहा हो, चाहे वो आधार रहा हो, चाहे उसमें डेटा से संबंधित दिक्कतें रही हो, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खामी रहित ये पूरा का पूरा सिस्टम है, लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो इवॉल्विंग प्रॉब्लम्स हैं, वो सरप्राइज की तरह सबको आ रही हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि उतनी तेजी से उनका निराकरण भी हो रहा है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट 2022 की जो आई थी, उसमें बहुत कैटेगोरिकली उसमें प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। डेटा मैचिंग के इश्यू हैं, अच्छे से मैच नहीं हो पाते, ऑथेंटिकेशन एरर्स आ जाते हैं बार बार। आर्काइव तो एक बहुत बड़ा इश्यू है, इस पर तो देखिए यूआईडीएआई को काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई डेटा आर्काइविंग पॉलिसी नहीं है। इतना वाइटल स्टोरेज मैनेजमेंट चाहिए इसके लिए, वो भी बेस्ट प्रैक्टिस का, तो वो तो करना ही पड़ेगा। उस पर काम हो भी रहा है, लेकिन कुछ चीजें थी जिसमें कार्ड होल्डर का डेटा अभी भी अनमैच्ड है, एक दशक हो गए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रेडिबिलिटी पर, पूरे सिस्टम के क्रेडिबिलिटी पर आप संदेह जाहिर करें, और इसी का जवाब दिया है इंडिया ने। और देखिए, उस रिपोर्ट में बाद में ये कहा गया है कि शायद ही कोई इस टेक्नोलॉजी को अपनाने की कोशिश करे, तो यानी कि आपका इंटेंशन भी समझ में आ रहा है Exactly. पूरी दुनिया में, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो खैर, बनाने की कोशिश हो रही है। एब्सोल्युटली। और मैं कहूँ कि 73 करोड़ लोगों ने पिछले साल आधार अपडेट भी कराया। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि लोग एक बार छोड़ दिया क्योंकि उनका एड्रेस चेंज हो रहा है तो उसको यूज कर रहे हैं, तभी अपडेट कराता है व्यक्ति, क्योंकि या तो उसका पता बदल रहा है या कोई नंबर बदल रहा है तो वो अपना अपडेशन कराता है। बिल्कुल। तो और देखिए, और वैसे भी आधार तो एक मजबूत लेकिन छोटा पिलर है। ये पूरा का पूरा जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें सारी चीजें समाहित हैं। उसमें कोविन भी है, उसमें यूपीआई भी है, उसमें आधार भी है, उसमें सारा है। तो ये जो आप इसको पैकेज रूप में देखेंगे तो दुनिया अवाक रह जाती है, दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि इंडिया ने ये कर क्या दिया, और इसी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो बहरहाल, मूडीज की आपने बिल्कुल सही कहा, नजरअंदाज तो नहीं करना था। अगर किसी ने अपना नजरिया पेश किया है, मूडीज की लोग सुनते हैं, और मूडीज ने भारत के प्रति सकारात्मक रवैया पहले भी दिखाया है, तो इसलिए भारत सरकार ने जो इस पर जवाब दिया है, मुझे लगता है कि मूडीज को वो समझ में आ जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, वक्त निकाला आपने हमारे दर्शकों के लिए, थैंक यू सो मच। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी, जो कि जुड़ी हुई है भारतीय टैलेंट की बढ़ती साख से। भारतीय टैलेंट की दुनिया भर में कद्र है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब अमेरिका से डिग्री लेने की चाहत रखने वाले छात्रों के लिए एक खुशखबरी आई है। अमेरिका ने इस बार रिकॉर्ड स्तर पर भारतीय छात्रों को पढ़ाई के लिए वीजा दिए हैं। भारतीय छात्रों के लिए विदेशी डिग्री लेना आसान होता जा रहा है। अमेरिका से आए आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि अमेरिका पढ़ने आने वाला हर चौथा छात्र भारतीय है। जी हां, भारत में यूएस मिशन दफ्तर के मुताबिक जून, जुलाई और अगस्त में अमेरिका ने 90,000 भारतीय छात्रों को पढ़ाई के लिए वीजा दिया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अच्छी बात यह है कि आंकड़ों में यह बढ़ोतरी पिछले कुछ वक्त से लगातार देखी जा रही है। अमेरिकी दूतावास की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र अमेरिकी शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ रहे थे।
जो 2022 के संयुक्त राज्य अमेरिका में 20% से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस बार 3 महीनों में ही इस आंकड़े में 5% की बढ़ोतरी हो गई है। इन आंकड़ों की टाइमिंग इसलिए मायने रखती है क्योंकि कनाडा से रिश्तों में खटास के बाद वहाँ पढ़ाई के लिए जाने वाले बच्चों के मन में बड़ी दुविधाएं चल रही हैं। माना यह जा रहा है कि भारत से कड़वाहट के साथ साथ वहाँ बढ़ते आवास संकट से निपटने के लिए भी कनाडा सरकार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या को कम करना चाहती है। लेकिन अमेरिका ने दिल खोलकर भारतीय छात्रों के लिए अपने दरवाजे खोलकर बड़ा संदेश दिया है। अमेरिका भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। माना यह जा रहा है कि चीन के रवैये को देखते हुए दुनिया भर के देश चीन पर भारतीय छात्रों और टैलेंट को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन इस कहानी के दो पहलू भी हैं। पहला तो सकारात्मक है, जो भारतीयों के प्रति बढ़ती दिलचस्पी है, लेकिन दूसरा चुनौतीपूर्ण पक्ष ये भी है कि आखिर हमारे घरेलू विश्वविद्यालय और संस्थान छोड़कर विदेशी डिग्री लेने में दिलचस्पी बच्चों के बीच क्यों बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ हैं आदित्य भाटी, फाउंडर हैं एबीज वीजा सर्विस के। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या ट्रेंड है? कुछ अनयूजुअल आपको लग रहा है? बड़ा ओवरवेलमिंगली यूएस कॉन्सुलेट की ओर से कहा गया कि हमने तो 90,000 बच्चों को वीजा दिया है और ये रिकॉर्ड है। जी नमस्कार। देखिए, ट्रेंड तो जैसे आपने पहले बोला था कि ये कुछ वक्त से चला आ रहा है, अभी से नहीं है। कंटिन्यूसली लास्ट कुछ सालों से, जब से कोविड बंद हुआ है, कंटिन्यूस इंडिया से नंबर ग्रो हो रहा है बाहर जाने वाले बच्चों का, और उसमें यूएस एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब 90,000 का एक फिगर आता है 3 महीने के लिए, तो वो एक सबके लिए खुशी की बात है, क्योंकि बच्चे जो बाहर जा रहे हैं वो एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं बेटर एजुकेशन के, बेटर पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज के, और यूएस एक ड्रीम डेस्टिनेशन है काफी सारे स्टूडेंट्स का। तो इसलिए इस ट्रेंड को जल्दी से रुकते हुए भी मैं नहीं देख रहा। बेसिकली किसी भी आप कंट्रीज को देख लीजिए, टेक्निकली हमेशा से ही टॉप 2 सोर्स कंट्रीज इंडिया और चाइना ही रहे हैं। और चाइना आफ्टर कोविड बेसिकली हैज लॉस्ट ट्रैक्शन मोस्ट कंट्रीज के लिए, यूएस के लिए भी। एंड अगेन दैट इज व्हाई वी आर एक्चुअली गेनिंग द मोस्ट आउट ऑफ इट। और हमारे बच्चे, अगर आप एजुकेशन पर्सपेक्टिव से देखें, इंग्लिश अच्छी होती है उनकी। मोस्ट बच्चे जो जा रहे हैं यूएस में सिंसियर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, वो अपर मिडिल क्लास से आ रहे हैं, उनके कुछ एस्पिरेशंस हैं। तो इसलिए वो जिसको कहते हैं वहां जाकर ना माहौल भी नहीं किसी तरीके से खराब करते। उनका फोकस होता है हम पढ़ाई करें, अपने काम से काम रखें। तो दैट इज अनदर रीजन कि व्हाई कंट्रीज लाइक यूएस आर वेरी इंटरेस्टेड इन आवर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये तो चलिए अमेरिका के पर्सपेक्टिव से बात होगी, लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से इसमें क्या है? पहले का ट्रेंड किस तरह का था? क्या पहले जो टियर 1 सिटीज हैं वहीं से जाते थे? इस बार मैं कहीं पढ़ रहा था कि इस बार छोटे शहरों से भी बाहर जाने का ट्रेंड बढ़ा है। बिल्कुल सही है जी। वो आई थिंक बाय नेचुरल होता है कि जब शुरू में कोई भी नई चीज आती है, वो बड़े सिटीज में होती है, मेट्रोज में होती है, बिगर सिटीज, एंड धीरे 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 जो बिजनेस है, वो इंडस्ट्री है, वो जब एक्सपैंड करती है, तो वो एक्सपैंड होते होते छोटे शहरों में पहुंचने लग जाती है, टियर 2 टियर 3 सिटीज में पहुंच जाती है। तो एक टाइम पे था जब टियर 2 टियर 3 का बच्चा शायद बाहर जाना चाहता था, तो उसके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे इंफॉर्मेशन के लिए, सपोर्ट के लिए, उसकी अवेयरनेस कंपैरेटिवली कम थी। आज हर तरीके से, चाहे वो एजेंट्स ऑफिसेज हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी विजिट्स हैं, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लीजिए, उस सारी सहूलियत के कारण तो छोटे से छोटे शहर में, गांव में वो बच्चा है, उसको हर नॉलेज, हर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाता है। उसको कोई भी किसी से भी कुछ पूछना है तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड एक्सपर्ट्स इन स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज आल्सो। सो धीरे 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 वो एक्सपेंशन होकर टियर 2 टियर 3 में पहुंच गए। पहले ये टियर 2 टियर 3 वाला बच्चा बड़े शहर आता था, वहां से करता था, तो वो काउंट उस टियर 1 के अंदर आता था। लेकिन क्योंकि अब उनको अपने शहरों में सुविधाएं मिलने लग गई हैं, तो इसलिए टियर 2 टियर 3 की विजिबिलिटी बढ़ गई है एकदम से। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये हम जरा, क्योंकि ये डेटा जो एम्बेसी ने कहा है वो जून जुलाई अगस्त का दिया है,
तो क्या यही 3 होते हैं जिनको इंपॉर्टेंट देखना पड़ता है, बाकी साल में कब कब वीजा के डेटा आते हैं? ऐसे नहीं जी, लेकिन यूएस का एक ट्रेंड रहा है, वो यूजुअली इसी टाइम पे एक अनाउंसमेंट करते हैं, और अगर मुझे सही याद है तो लास्ट ईयर यही अनाउंसमेंट करीबन 82,000 स्टूडेंट की थी। तो ये हर एम्बेसी का अपना प्रोसेस है, कोई मई के अंदर अनाउंस करता है, कोई जून के अंदर अनाउंस करता है। यूएस ट्रेडिशनली करीबन इस टाइम पे अनाउंस करता है। जून के अंदर अगर आपने ख्याल किया, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी, आई थिंक 7 जून को, जिस दिन एक सिंगल डे डिफरेंट यूएस एम्बेसीज में करीबन 3,500 स्टूडेंट वीजा इंटरव्यूज हुए थे सिंगल डे इंडिया में। तो इस तरीके से वो अलग अलग तरीके से ऑब्वियसली एक इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं, और ये ट्रेडिशनली टाइम रहा है यूएस का ये अनाउंसमेंट देने का। और थोड़ा सा बताएं आजकल ट्रेंड किस तरह का है, यूएस के अलावा भारतीय स्टूडेंट जो बाकी जगह जाना चाहते हैं वहां पर किस तरह का ट्रेंड है? और थोड़ा सा कनाडा पे मैं स्पेसिफिकली सवाल पूछना चाहूंगा, वहां पर बहुत सारे लोग बच्चे ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो आप लोगों के पास कोई क्लैरिटी है इस बारे में? जी, ऑनेस्टली पहली बात तो ये कि ऑन द ग्राउंड जो भी एजेंट्स हैं, जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर आप उनसे पूछें तो ऐसा कोई अभी फियर फैक्टर नहीं आया है देखने को। इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर एक बड़ा माइनॉरिटी में होगा, मेजोरिटी में नहीं है। और इन प्रिंसिपल अगर आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी देखें, ना तो वहां पे जो बच्चे हैं वो किसी तरीके के सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में कोई रेज कर रहे हैं डाउट्स, या ऐसा लग रहा है कि जो पेरेंट्स या बच्चे जाना के प्लान में हैं, जिनके वीजा लग गए हैं, जिन्होंने वीजा फाइल किए हुए हैं, उनको ऐसा कोई ज्यादा डर लग रहा है, या फिर कनाडा की तरफ से ऐसा कुछ आया हो कि वो स्लो डाउन कर देगा प्रोसेस को या रोक देगा प्रोसेस को। तो एज सच कनाडा अपने एक सर्टेन स्टूडेंट सेगमेंट को ड्रॉ करता है, और नहीं वहां पे मुझे नहीं वहां पे भाटी साहब 2 चीजें थी। मैं कनाडा के बारे में इसलिए कह रहा था कि 2 चीजें हैं वहां पर। एक तो वहां पर वो आवास संकट चल रहा है, रेजिडेंस का संकट चल रहा है, वो वैसे ही वो भारत से कड़वाहट हो ना हो, वो वैसे ही चाह रहे थे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या को थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि रहने के लिए जगह ही नहीं है वहां, क्या करेंगे वो। और दूसरा हाँ इस पर यस प्लीज कंटिन्यू। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई गवर्नमेंट ने अभी भी कोई भी ऐसा वो दिया है कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कम करना चाहते हैं। इनफैक्ट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अनाउंसमेंट नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, वो ज्यादा ही बोल रहे हैं कि हमें ज्यादा चाहिए। और दूसरा हाउसिंग क्राइसिस का एक दूसरा एंगल ये है कि स्टूडेंट्स यूजुअली ना दे डोंट गो टू डिफरेंट टाउन्स, उनकी ना वो 4-5 फेवरेट सिटीज हो गई हैं, हमें वहीं जाना है और इसलिए जाना है क्योंकि हमारा दोस्त हमारा रिश्तेदार वहां रहता है। द फैक्ट इज कनाडा बहुत बड़ा कंट्री है, और बहुत शहर ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी कंपैरेटिवली छोटे नंबर में बच्चे जा रहे हैं, और आज भी अगर वहां जाएं तो आपको अकोमोडेशन भी मिल जाएगी और काफी रीजनेबल रेट्स के ऊपर मिल जाएगी। इशू क्या आ रहा है कि एवरीबडी वांट्स टू गो टू द टोरंटोस एंड द वैंकूवर्स, दिक्कत वो है। तो वो आई थिंक अगर जैसे ही बच्चों को ये बात समझ में आ जाएगी एंड दे स्टार्ट लुकिंग एट अल्टरनेटिव ऑप्शंस, तो वो भी चैलेंज काफी कम हो जाएगा। ऑलराइट सर, क्विकली बहुत संक्षेप में बात अमेरिका की हुई, कनाडा की हो गई, बाकी के जो दुनिया के देश हैं किस तरफ ज्यादा रुझान बच्चों का जाने का दिख रहा है, और वहां से अच्छा हमें सपोर्ट भी मिल रहा है या रिएक्शंस भी मिल रहे हैं? जी ऑनेस्टली हम हमेशा जैसे बिग 5 कहते हैं, तो यूएस, कनाडा हो गया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गए, ये 5 कंट्रीज में हमारे बच्चे जाते रहे हैं, कंटिन्यूसली जाते गए हैं। यूके हैज आल्सो सीन अ लॉट ऑफ इंक्रीज। इनफैक्ट 2019 से लेकर 2023 के बीच में 7 गुना नंबर बढ़ गया है यूके का, और करीबन 1,40,000 बच्चे के आसपास वहां गया था। ऑस्ट्रेलिया नियरली जो प्री कोविड नंबर्स हैं उनके वहां पहुंच गया 65,000 के आसपास। न्यूजीलैंड वाज द लास्ट कंट्री टू ओपन अप इट्स बॉर्डर्स, तो वो भी कैचअप प्ले कर रहा है। बट इन प्रिंसिपल ये सभी कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं इंडियन स्टूडेंट्स में, और इंडियन स्टूडेंट्स के काफी यूएसपीज हैं। जैसे मैंने बोला कि एक तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे पास है, क्योंकि हम लोगों ने सबने स्कूल कॉलेज में इंग्लिश पढ़ा है। दैट्स वन। सेकंड थिंग इज बाय एंड लार्ज वी आर नॉट ट्रबल मेकर्स। हम पढ़ने जाते हैं, हम काम करने जाते हैं, हम किसी तरीके की गलत एक्टिविटीज में नहीं इन्वॉल्व करते, तो उनकी जो सोसाइटी है आमतौर पे इंडियन बच्चों से खुश है। हम वेल मैनर्ड हैं, हम बड़ों को इज्जत करते हैं। तो इन प्रिंसिपल मोस्ट कंट्रीज में आप ये देखेंगे कि हमारा जो एक नाम है वो एक अच्छा नाम है कि नहीं, इंडियन स्टूडेंट आया है तो वो पढ़ाई करेगा, वो काम करेगा, वो कोई बदमाशी नहीं करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा। तो इसलिए सभी कंट्रीज हमारे स्टूडेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। एब्सोल्युटली। तो भारत के प्रति लगातार बढ़ता जो साख है, जो भरोसा है, वो तो है ही, और जो विश्व स्तर पर जो इंडिया की ब्रांडिंग जो हुई है उसका भी एक, और फिर अंतर्राष्ट्रीय जो सिचुएशंस हैं जिसमें चीन
क्योंकि सबसे Sorry, ज्यादा आपकी आवाज काफी कम हो गई। राइट सर, थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा डेटा दिया, बहुत अच्छे से आपने एलैबोरेट किया। थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए आपका। आइए अब बढ़ते हैं आगे। डीमैट खातों में नॉमिनेशन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। सेबी ने डीमैट के लिए नॉमिनेशन की मियाद 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। अब पूरी खबर हम अपनी संवाददाता एकता सूरी से समझते हैं। जैसा कि आपने बताया कि सेबी ने जो है वो नॉमिनेशन की मियाद 31 दिसंबर तक जो है वो बढ़ा दी है। ये मियाद 30 सितंबर को खत्म होने वाली थी और फिजिकल शेयरों के लिए भी पैन, केवाईसी और नॉमिनेशन की जो मियाद है वो 31 दिसंबर तक कर दी गई है। इससे पहले ये था कि 30 सितंबर को ये डेडलाइन जब खत्म होने वाली थी, अगर लोगों ने अपना नॉमिनी तय नहीं किया डीमैट के लिए भी, तो उनका फोलियो फ्रीज हो सकता था, जिसका मतलब ये कि ना सिर्फ फिजिकल शेयर्स बल्कि म्यूचुअल फंड भी जो है वो भी फ्रीज हो सकते थे। इसलिए जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो बहुत जरूरी है और ये सरकार भी कह रही है कि आपका कोई भी फिजिकल एसेट है, जैसे यहाँ पर सेबी ने अपनी मियाद बढ़ाई है नॉमिनी के लिए, ऐसे ही आरबीआई भी ये कह रहा है कि आपका कोई भी फिजिकल एसेट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या फिर आपका एफडी हो, एक नॉमिनी बहुत जरूरी है, ताकि अगर कोई अनवांटेड सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं लाइफ में तो उत्तराधिकारी जो है वो एक लीगल तौर पे उसके पास ये सारे जो आपके एसेट्स, आपके जो शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उस तक पहुंचे। इसलिए जो नॉमिनी की जो प्रक्रिया है उसको सरकार बहुत जोरों शोरों से इस पर लगी हुई है और सेबी ने भी अब जो 30 सितंबर है उसकी मियाद 31 दिसंबर तक कर दी है, ताकि लोगों को सुविधा हो। और अगर अभी भी जिनका डीमैट अकाउंट है वो नहीं जागे हैं तो उनके पास समय है, अभी काफी 3 महीने की जो मियाद है। हम यही लोगों को मैसेज देते हैं कि 30 सितंबर की डेट है, 31 दिसंबर तक अब आप वेट मत कीजिए, जितनी जल्दी हो अपना ये जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है उसे खत्म कीजिए। शुक्रिया एकता इस जानकारी के लिए। 7 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो सेक्टर के जीएसटी पर चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। क्या है बैठक का एजेंडा? डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं तरुण शर्मा। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जीएसटी काउंसिल की 7 अक्टूबर को बैठक है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर डिस्कशन हो सकता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो का जो रूल्स हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, स्टेट्स की क्या स्टेटस है, किन किन स्टेट्स ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया है, वो एक डिस्कशन का पार्ट होगा। दूसरा है कि जो कंपनीज़ के जो डायरेक्टर्स होते हैं जब वो बैंक को कोलेटरल देते हैं तो क्या उस पर जीएसटी लगाई जानी चाहिए या नहीं, ये एक डिस्कशन का पार्ट हो सकता है। तीसरा बड़ा मुद्दा है कि जीएसटी ट्रिब्यूनल पे सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। उन्होंने कहा है कि जो जजेस का जो उम्र रखी गई है उस उम्र को बढ़ाना चाहिए, वो एक उस पर भी विचार हो सकता है। उसमें ही एक चीज़ और है कि वकील भी जज बन सकते हैं, ये एक प्रोविज़न होना चाहिए जीएसटी ट्रिब्यूनल पे, वो भी एक मुद्दा चर्चा में आ सकता है। इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे जिसमें रेट चेंजेस हो सकते हैं या मैकेनिज्म जो जीएसटी का है वसूलने का वो चेंज हो सकता है। जैसे मेटल स्क्रैप को लेकर पिछली जीएसटी काउंसिल में एक कमेटी बनाई गई थी ऑफिसर्स, जीएसटी ऑफिसर्स के अंतर्गत, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। उस रिपोर्ट पे डिस्कशन यहाँ पे हो सकता है कि क्या मेटल स्क्रैप को जो एक बड़ी लंबे समय से लंबित डिमांड है कि उनको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के जरिए जीएसटी चार्ज की जा सके, तो क्या वो पॉसिबल है या नहीं, वो एक डिस्कशन में पॉइंट आ सकता है। इस तरीके के मुद्दे जो हैं वो 7 अक्टूबर की जो बैठक है उसमें हो सकते हैं। लेकिन इलेक्शन से पहले, स्टेट इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले ये एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। इस वजह से सबकी नज़र इस मीटिंग पर रहेगी क्योंकि दिसंबर में 3 बड़े स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले यहाँ पर ये जीएसटी की बैठक बुलाई जा रही है, जिससे जो भी फैसले लिए जा सके उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके आसानी से। और जीएसटी विभाग ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनियों को एक और झटका दिया है। क्या है ये मामला, ये बताने के लिए मेरे साथ हैं अरमान।
देखिए, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनियों पर भी जो है जीएसटी डिपार्टमेंट की नजर है। डेल्टा कॉर्प पर तो आपने खबर आती हुई देखी ही थी। अब उसके बाद डीजीजीआई ने, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस है, ई गेमिंग कंपनियों को 55,000 करोड़ तक के जो है टैक्स मांग का नोटिस जारी करते हुए दिखे हैं। कुल 12 कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें प्री शो कोस्ट नोटिस जो है वो जारी किया है, जिसमें से ड्रीम 11 को 25,000 करोड़ का जो है जीएसटी नोटिस गया है। प्ले गेम्स 24x7 की बात करें, उनको 20,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस जाता हुआ दिखा है और आगे आने वाले हफ्तों में और भी नोटिस भेजने की जो है उसी की तैयारी है। उसी के साथ साथ 100 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिसको जीएसटी नोटिस जो है वो भेजा जा सकता है। इस पर अगर आप देखें, ड्रीम 11 ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी। उसके अगर आप देखें ऑनलाइन, जो अगर आप बात करें ऑनलाइन गेमिंग में, टोटल रियल मनी गेमिंग की अगर आप हिस्सेदारी देखें तो 77% की है। अब अपडेट ये भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया है। अब मामला क्या था? मामला ये था कि जब जीएसटी डिपार्टमेंट में गेम्स क्राफ्ट को 21,000 करोड़ का जो जीएसटी बकाया का नोटिस भेजा था, तो उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो है जीएसटी डिपार्टमेंट की जो मांग थी, उस नोटिस, वो जो नोटिस था उसे रद्द करते हुए दिखे थे। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में ही कर्नाटका हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर जो है उन्होंने स्टे लगा दिया था। और आगे आने वाले, अगर आप देखें 10 अक्टूबर में जो है यहाँ पर अगली सुनवाई होने वाली है। तो लगातार पूरी गेमिंग इंडस्ट्री पर अगर आप देखें तो लगातार टैक्स नोटिस जो है एक के बाद एक आते जा रहे हैं। और अब ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग की अगर आप बात करें, 55,000 करोड़ के टैक्स नोटिस जो है वो जारी होते हुए दिखे। बात बाजार की। मंगलवार को पूरे दिन बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता दिखा। अंत में सेंसेक्स 78 अंक गिरकर 65,950 के करीब क्लोज हुआ। निफ्टी 9 अंक गिरकर 19,670 के पास बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी बैंक में करीब 141 अंकों की गिरावट देखने को मिली। और आज पूरा एक्शन कैसा रहा मार्केट में, नूपुर बताएंगी। एक सीमित दायरे का कारोबार आज देखने को मिला। मार्केट में निफ्टी की बात करें तो 19,660-70 के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। ना बड़ा मूव इधर वे आपको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आते हुए नजर आया। बैंक निफ्टी हालांकि आज दबाव में था। फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, तो जिसके चलते बैंक निफ्टी थोड़ा आज दबाव में आते हुए नजर आया। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर हम दिन के दौरान देखें तो एडवांसेस के फेवर में ही था। मिड एंड स्मॉल कैप में भी बड़ा मूव नहीं आ जाते हुए नजर आया। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। आईटी की तरफ से थोड़ा दबाव दिख रहा था। ये ही एक इंडेक्स था जहां पर थोड़ा दबाव था। बैंक्स के बाद फार्मा, एफएमसीजी की तरफ से आज सपोर्ट आते हुए दिखा। तो एक सीमित, एक सुस्त कारोबारी सेशन कह सकते हैं आज का रहा। गेनर्स की लिस्ट बता देती हूँ। ऑटो ने आज रफ्तार पकड़ी हुई थी। आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से बढ़िया रनअप देखने को मिला, ऊपरी स्तर पर ट्रेड करते हुए नजर आए थे। एफएमसीजी के काउंटर नेस्ले भी आज ऊपर था। बजाज ऑटो ने भी आज रफ्तार ली थी ऊपरी तरफ। लूजर्स के लिस्ट में आपको आईटी के काउंटर्स ही नजर आएंगे। सबसे ऊपर टेक महिंद्रा, साथ ही साथ सप्ला, इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक में आज थोड़ा दबाव देखने को मिला। स्टॉक्स इन फोकस की जो लिस्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बीएसई बड़ा मूव यहाँ पे आते हुए नजर आया। डिक्सन डैम कैपिटल की रिपोर्ट के बाद बड़ा मूव यहाँ पर भी देखने को मिला। वॉल टाइम ट्रांसफॉर्मर्स की भी बात करें तो दबाव में ये स्टॉक आज दिखा। और जीआर इंफ्रा खबरों के चलते यहाँ पर भी आज दबाव में कारोबार होते हुए नजर आया। ब्रॉडर मार्केट में इंडिसेस जो थे एडवांसेस के फेवर में स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो गेनर्स के लिस्ट में कोचिन शिपयार्ड डबल डिजिट के गेन्स के साथ बंद होते हुए नजर आया। कल्याण ज्वेलर्स, दीपक फर्टिलाइजर, वरुण बेवरेजेस में देखेंगे तो आपको 4 से 6% के बड़े मूव्स आज के दिन नजर आए। लूजर्स में किया एनर्जी, जीएमआर पावर, एस्ट्राजेनेका फार्मा, इंडिया बुल्स एस्टेट की बात करें तो 3 से 10% के कट्स इन स्टॉक्स पे आते हुए दिखे। लेकिन इंडेक्स लेवल पे एकदम सुस्त कारोबारी सेशन था। सीमित दायरे, बिल्कुल छोटे दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। इंडेक्स 19,660-70 के रेंज में ही आज ट्रेड करता हुआ नजर आया निफ्टी। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के आईपीओ में निवेश का आज दूसरा दिन है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में निवेश को लेकर क्या सलाह दी है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। सबसे पहले तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप की तरफ से कंपनी आ रही है, तो ग्रुप का बड़ा स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप पिछले 3 साल का आप देखेंगे जो हमारे पास है,
हमने मैनेजमेंट से बात भी की, गजब की ग्रोथ है, मतलब और बहुत ही बढ़िया रेशियोज हैं हर एक तरह से। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख लें, वैल्यूएशंस के लिहाज से ठीक है, बाकी जो रेवेन्यू प्रॉफिट की ग्रोथ, मार्जिन्स, एकदम स्टेबल परफॉर्मेंस है कंपनी की तरफ से। ये दूसरा। तीसरा, ये आगे चलते हुए ग्रोथ का आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, कई ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स ये लेने जा रहे हैं और जो अपने ऑलरेडी टर्मिनल्स हैं वहाँ पर कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर रिनोवेशन करके वहाँ से भी इनकी ग्रोथ आनी है। तो ग्रोथ को लेकर भी कोई चिंता नहीं है। और दूसरा है कि पोर्ट का और टर्मिनल का बिजनेस आसान नहीं है करना, तो एंट्री बैरियर्स है, हर कोई घुस नहीं सकता। वैल्यूएशंस इसके रीजनेबल है, ठीक ठाक है, बहुत अट्रैक्टिव नहीं है और बहुत महंगे भी नहीं है। तो आई थिंक उस हिसाब से इन सबको देखते हुए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। छोटे लिस्टिंग एंड ठीक ठाक लिस्टिंग एंड के लिए कर लें, ज़्यादा बन जाए तो आपकी किस्मत, लेकिन लॉन्ग टर्म 2 से 3 साल के लिए इस स्टॉक को जरूर पोर्टफोलियो में रखें। ये मस्ट हैव स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो, पक्का लगाइए। अपडेटर सर्विसेज के आईपीओ में भी निवेश का आज दूसरा दिन रहा। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने अपडेटर सर्विसेज में निवेश को लेकर क्या सलाह दी है, आइए ये भी सुन लेते हैं। मैनेजमेंट एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, तो जो काम ये कर रहे हैं 2 तरह का, एक फैसिलिटी मैनेजमेंट का है और दूसरा वो बिजनेस सर्विसेज जो देते हैं। दोनों में इनका अनुभव काफी अच्छा है। तो इंटीग्रेशन करना और प्रॉफिटेबल इंटीग्रेशन करना आसान काम नहीं है। एग्जैक्टली, इसमें इनकी मास्टरी है। तो मैनेजमेंट उस लिहाज से भी बहुत अच्छा है। नेगेटिव क्या है? अट्रिशन रेट, मतलब जो कितने लोग नौकरी छोड़ के जाते हैं 77% है, मतलब हर तीसरा आदमी नौकरी छोड़ देता है 1 साल में। दूसरा, हाफ का डेट इक्विटी रेशियो, जनरली इस बिजनेस में डेट इतना होता नहीं है। और बाकी जो लिस्टेड कंपनियां जो हैं उनका कर्ज काफी कम है। ये 2 छोटे मोटे नेगेटिव है, ये भी मैं छोड़ दूं, महंगा है इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले। जो मेरे पास पुराने डेटा हैं अब तक के जो प्रोस्पेक्टस में, फ्यूचर कितना क्या करेंगे वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट फ्यूचर आउटलुक तो बोल नहीं सकता। तो हमें तो जितना पास डेटा दिख रहा है, पास डेटा के हिसाब से हर एक रेशियो के लिहाज से देखें, प्राइस टू बुक देखें, EBITDA देखें, पी मल्टीपल पे देखें, जो लिस्टेड कंपनियां उनके मुकाबले में महंगा है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा लिस्टिंग पर बहुत पैसा बनेगा, पता नहीं। सिर्फ हाई रिस्क लेने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा लगाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए अप्लाई करने की राय है। दिल्ली में 22 देशों के आर्मी चीफ्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है। IPACC यानी कि इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत और अमेरिका की सेनाएं मिलकर कर रही हैं। सेना और नेवी की ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। इस सम्मेलन में भारत की प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने भी हिस्सा लिया। उनके स्टॉल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनुवेश रथ ने। अभी हम मौजूद हैं आईपैक में, जो कि इंडिया पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पे लगभग 28 देशों के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं। और उसी के साथ साथ हिंदुस्तान अपने जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको दर्शाना चाहता है इन्हीं लोगों को। तो उसी के लिए जो प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने अपने डिफेंस इक्विपमेंट जो उन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं उसको डिस्प्ले पे लगाया है। हमारे पीछे अभी मौजूद है कल्याणी ग्रुप का गरुड़ 105 V2। ये 105 mm 37 कैलिबर मोबाइल व्हीकल है जिसके ऊपर कैनन लोड किया गया है। इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में काफ़ी आसानी होती है। ये कल्याणी ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया है। हाल ही में हिंदुस्तान फौज ने भी एक आर्मर्ड व्हीकल की डिमांड की थी जिसमें कल्याणी ग्रुप भी एक प्रमुख दावेदार है। इसी के साथ साथ ये दूसरा व्हीकल है। ये बेसिकली कल्याणी का M4 व्हीकल है जो मल्टी रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये माइन प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल है। इसमें जो फौजी हैं, जो आपके डिफेंस पर्सनल हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायता होगी। अगर कोई माइंस या फिर कोई दूसरे तरीके की अटैक भी होती है तो उससे इसमें बचने की काफ़ी ज़्यादा सुविधा दी गई है। उसके साथ साथ ये जो दूसरी व्हीकल आप देख रहे हैं ये MARG 155BR है। ये 155 mm 39 कैलिबर की एक आर्मर्ड गन है जिसमें एक कैनन ऊपर माउंट किया गया है। इस
इस ट्रक को, इस कैनन को 155 mm के होने के बावजूद इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी आसानी मिलेगी। इसी के साथ ये जो आखिरी व्हीकल अभी डिस्प्ले पे यहाँ पे है वो टाटा की आर्मर्ड व्हीकल है। ये माइन प्रूफ व्हीकल है, ये भी मल्टी रोल कॉम्बैट आर्मर्ड व्हीकल है। यहाँ इसमें एक जगह से दूसरी जगह जो आर्म्ड पर्सनल है उनको ले जाया जा सकता है। और इस व्हीकल की अगर खासियत पे हम बात करें, ये हिंदुस्तानी फौज में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज़ में है। इसको हिंदुस्तानी फौज ने काफ़ी संख्या में इंडक्ट किया है। और यहाँ पे अगर देखें तो तमाम जो इक्विपमेंट्स डिस्प्ले पे हैं ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा डेवलप की गई है। इसमें कोई भी PSUs का रोल नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, हम भारत में मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये जो सेक्टर है ये काफ़ी अहम रोल निभा रहा है इस चीज़ को लेके। कैमरामैन रितेश के साथ अनुवेश रथ, जी बिजनेस। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #Zee India 360 पर अपनी राय जरूर भेजिएगा। नमस्कार।